सीएससी गेट प्रोफुल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आज आप लोग के लिए सेट 49 लेकर आया हूँ। तो चलते हैं दोस्त, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोल रहा है कि इन ए पेजिंग स्कीम वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज 16 MB एंड पेज टेबल एंट्री साइज इज 2 बाइट्स। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल पेज साइज। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल पेज साइज। आपका दिया क्या है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस और आपका पेज टेबल एंट्री साइज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्टिमल पेज साइज को निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है। आप OPS हम लोग लिख सकते हैं, ऑप्टिमल पेज साइज √2 इंटू प्रोसेस साइज डेट इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस स्पेस। प्रोसेस साइज को हम लोग वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं, इनटू पेज टेबल एंट्री साइज PTES, पेज टेबल एंट्री साइज। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो ये 2 इंटू प्रोसेस साइज आपका 16 MB दिया, तो 16 MB को हम लोग लिख सकते हैं 2^24 बाइट्स, तो 2^24 हो जाएगा, इंटू पेज टेबल एंट्री साइज 2। और ये अंडर रूट है, अंडर रूट को जब हम लोग यहाँ पर पावर में लिखेंगे तो पावर हाफ हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा ये 2^26/2, ठीक है ना। तो इसे कैंसिल आउट करिएगा तो आएगा 13 को हम लोग लिख सकते हैं 8 KB, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है 8 KB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलते हैं कि कंसीडर ए सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप। दिस रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेस A, B and C which have peak demand of 2, 3 and 5 respectively. For what value of m डेडलॉक विल नॉट ऑकर। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है m की वैल्यू जिससे कि वो इंश्योर करे, ठीक है ना, कि डेडलॉक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया कितना है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो ये आपका टोटल 10 रिसोर्सेज आएगा और ये इंश्योर करेगा आपका क्या, कि ये डेडलॉक ऑकर होगा। लेकिन हमें डेडलॉक ऑकर ना होने के लिए हम लोग +1 जैसे ही करेंगे, 10 + 1, तो 11 रिसोर्सेस यदि आपके पास रहेगा या ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना, तो ये आपका डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। तो डेडलॉक ऑकर होने के लिए आपका मिनिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी 11। तो एम की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम 11 होगा, लेकिन एन से 11 से यदि ग्रेटर है, ठीक है ना, यदि एम की वैल्यू 11 से ग्रेटर है तो भी आपका डेडलॉक ऑकर होने की चांस नहीं होती है, ठीक है ना, कि डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये ग्रेटर होगा, तो 11 से ग्रेटर आपका 13 है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपका 11 रहे तो सही, यदि 11 से ग्रेटर रहे, 12 रहे, 13, 14 एनीवे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि विच इज ट्रू अबाउट SR एंड RR कॉन्फ्लिक्ट। आपको यहाँ से बताना है कि कौन SR और RR में RR कॉन्फ्लिक्ट में कौन सही है, ठीक है ना, मतलब दोनों के बारे में क्या सही है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो ऑप्शन है वो सब का सब सही है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि HTTP रन्स ओवर TCP, ये आपका करेक्ट है। बी बोल रहा है कि HTTP डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ये आपको डिस्क्राइब वेब पेज को नहीं करता है। HTTP जो होता है वो वेब पेज को डिस्क्राइब नहीं करता है, तो ये आपका गलत है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। और बाकी आपका सही है। HTTP अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन ए URL, ये भी सही है। और HTTP कैन बी यूज टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ए हाइपर टेक्स्ट लिंक, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है, जो कि आपका फॉल्स है। तो डिस्क्राइब कौन करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज को, तो HTML कौन करता है, HTML, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTTP क्या है, तो HTTP एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन कन्वर्ट इज कॉल्ड बाय पासिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा जब ये कन्वर्ट करेगा
पासिंग पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर n से ग्रेटर वैल्यू को वो पास करेगा। तो ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ कन्वर्ट इंट एन, इंट एफ का कंडीशन लगा हुआ है एन ग्रेट एस लेस एन जो है लेस देन 0, और यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपका एल्स कंडीशन में आएगा, और क्योंकि यहाँ से वैल्यू ही क्या जा रहा है, ग्रेटर जा रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इल्स कंडीशन लगेगा, तो इल्स कंडीशन में जाएगा तो कन्वर्ट क्या है n/2। ठीक है ना। इसे थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो n/2, तो n/2 तो सबसे पहले तो ये n को कन्वर्ट करेगा, फिर अगेन n/2 को कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद n/2 का स्क्वायर को कन्वर्ट करेगा, फिर n/2 पावर क्यूब को कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से ये कन्वर्ट करते चल जाएगा, लेकिन ये कभी भी n से लेस देन नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन होते चला जाएगा, और ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट लूप हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो क्या होगा, इन्फिनाइट लूप होगा। ठीक है ना। तो 5 का आंसर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 to 8 लाइन डिकोडर्स with an enable input are needed to construct a 6 to 64 line decoder without using any other logic gate। मतलब कि बिना लॉजिक गेट के, कोई भी लॉजिक गेट को यूज किए बगैर आपको बताना है कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 6 to 64 लाइन डिकोडर को। किससे, तो 3 to 8 लाइन डिकोडर से। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं। क्या होता है कि n-1/m-1। तो n क्या है, n आपका है वो कंस्ट्रक्ट वैल्यू, जो जिसको हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कंस्ट्रक्ट कितना 6 to 64, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 64 है। और m क्या है, जिससे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जिससे कंस्ट्रक्ट 3 to 8 लाइन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 8 है। तो ये 64 - 1 है, 8 - 1। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 63/7। ठीक है ना। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 9 टाइम्स में 9 टाइम्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है 9। ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, आपका हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। आपका इसरो, DRDO, UGC नेट और जो भी कॉमन एग्जाम होती है सारी एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है ना। तो एक कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ऑटो कोरिलेशन ऑफ वाइट नॉइज इज। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या होता है, ए डेल्टा फंक्शन। ठीक है ना। इसका आंसर ये करेक्ट है, ए डेल्टा फंक्शन। इसकी कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर लाए हैं, तो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज बेसिकली द फॉरियर ट्रांसफॉर्म of the autocorrelation function of the power signal, that is SFF। F आपका फ्रिक्वेंसी बताता है, ये फॉरियर ट्रांसफर है FT RX T। ऑल्सो द इनवर्स फॉरियर ट्रांसफर, मतलब कि फॉरियर ट्रांसफर का उल्टा ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ये यूनिट इम्पल्स। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका डेल्टा फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको थोड़ी सी मिनिमाइज करनी पड़ेगी इसे। चलिए मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड AM वेव फॉर्म इज शोन बिलो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। आपका एक वेव फॉर्म आपका यहाँ पर दिया हुआ है, AM वेव फॉर्म है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव फॉर्म, और यहाँ पर आपको बताना है कि द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, A max इक्वल टू AC इंटू 1 माइनस म्यू। ठीक है ना, माइक्रो जिसको आप लोग म्यू बोलते हैं। AM मिनिमम इक्वल टू AC इंटू 1 माइनस म्यू। तो AM मैक्स बाई AM मिन इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू। ठीक है ना, यहाँ माइनस होगा। ठीक है ना। तो रीअरेंजिंग द एबव, तो उसको हम लोग, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। तो कैलकुलेट इसे करिएगा। ठीक है ना। तो कैलकुलेट करने के बाद
इस तरह से आपका आंसर आएगा कि वी ऑब्जर्व एम मैक्स आपका इक्वल टू 9, एम मैक्स इक्वल टू 9, एम मैक्स कितना है तो 9 है, ठीक है ना। ए मिनिमम कितना है तो 3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि ए मैक्स आपका 9, ए मिनिमम 3, तो म्यू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 9 माइनस 3 मैक्स माइनस मिनिमम और फिर मैक्स प्लस मिनिमम, ठीक है ना। तो 9 माइनस 3 मतलब 6/12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे कैंसिल आउट करिएगा तो 1/2 वो इक्वल टू 0.5, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है, इन ए ग्राफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स इन 6, ठीक है ना। इन ए ग्राफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स इज 6 एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कट सेट्स इज 5, द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द ग्राफ इज, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांच क्या होगी, ठीक है ना। तो इसकी भी एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन है उसे बेसिक कुछ भी कॉन्सेप्ट जो होती है ताकि आपको लिख सके, ठीक है ना, और देख सके उसे कि किस तरह से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। कंप्यूटर वाले को तो कंप्यूटर का पता है, लेकिन कंप्यूटर वाले को इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं पता है, तो उसकी कुछ बेसिक नॉलेज भी लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि इन ए ग्राफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स एल इक्वल टू क्या होती है कि बी माइनस एन प्लस 1, तो वेयर बी क्या है नंबर ऑफ ब्रांचेज और एन क्या है नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कट सेट्स क्या होगी एन माइनस 1 होती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट इसे करिएगा, तो गिवन यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स आपका दिया हुआ है 6, ठीक है ना। तो देखिए इंडिपेंडेंट लूप्स आपका दिया हुआ है 6, फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कट सेट n माइनस 1 होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपका क्या आ गया 6 माइनस सॉरी यहाँ पर 5 आउट ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका कट सेट इज 5, ठीक है ना। तो n माइनस 1 का वैल्यू आपका आ गया 5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 6, नाउ बी माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ नोड्स भी आपका दिया हुआ है 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो बी का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू 11, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी 11 आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल ब्रांचेज कितना है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट पॉइंट एंड ओपन सर्किट पॉइंट ऑन अ स्मिथ चार्ट इज, और ये बताना है आपका अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन वेव लेंथ, ठीक है ना। वेव लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो इसकी जो एक कॉन्सेप्ट जो आपके पास है वो इस तरह से है, देखिए यहाँ पर वेरियस पॉइंट ऑफ इंडिकेट ऑन अ स्मिथ चार्ट आर, ठीक है ना। बहुत सारे आपका पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, यही दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और आप बहुत जो पॉइंट है वो टुवर्ड जनरेटर है, इधर टुवर्ड लोड है, ठीक है ना। ये जो बीच वाले मिडल आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं इम्पेडांस मैच, ठीक है ना। ये क्या होता है कि सर्किल ऑलरेडी आपको सेंटर को घटाते जाता है और सर्किल को क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। स्मिथ चार्ट का ये रूल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द होल स्मिथ चार्ट इनकम्पासेस ए λ/2 वेवलेंथ, ठीक है ना। कि टोटल ये जो यूज किया है, ठीक है ना, स्मिथ चार्ट वो λ/2 वेवलेंथ, तो ऑल कंडीशन ऑनलाइन रिपीट एट इंटरवल ऑफ λ/2, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट पॉइंट इज डायमीटर ऑफ चार्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू λ/2, क्या होगा 1/2 इंटू λ/2, ठीक है ना। इसे करिएगा तो λ/4 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 4 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था और 6 आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ऑलवेज आता है, पूछा जाता है। यदि आपका ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है, ठीक है ना, बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।